नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में अध्याय 3 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है संविधान निर्माण। इससे संबंधित हम मुख्य बिंदु को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्रश्न है यहाँ कि संविधान किसे कहते हैं? विधान का मतलब होता है नियम और कानून। तो एक ऐसे सभी बुनियादी नियम एवं कानून की किताब जिसके द्वारा किसी देश की सरकार को चलाई जाती है, यानी कि जिस देश का संविधान होता है उसी के अनुसार वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। उसका पालन वहाँ के लोग और सरकार तथा नागरिक दोनों को करना पड़ता है। प्रश्न है, रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर रंग भेद का मतलब हुआ रंग के आधार पर भेदभाव। जैसे कि हम दक्षिण अफ्रीका में देख सकते हैं, वहाँ पर यूरोपीय लोग व्यापार के लिए आए थे और वहाँ पर बस गए, लेकिन जो अफ्रीकी मूल निवासी थे उनका रंग काला था और इन यूरोपीय लोगों ने बुरी तरह से उनका शोषण किया। यूरोपीय लोग जो थे उनका रंग गोरा था, जबकि जो अफ्रीका के मूल निवासी थे दक्षिण अफ्रीका के, उनका रंग काला था। तो ये जो गोरे वर्ग के लोग थे उनका बुरी तरह से शोषण किया और अफ्रीकी लोग को हीन दृष्टि से देखते थे क्योंकि वो अश्वेत थे, काले थे। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 94 के बीच चलाई गई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र सरकार की स्थापना की गई और इस भेदभाव को दूर किया गया जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज करना। तो परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदलती जाती है। तो व्यक्ति की आवश्यकता और सरकार को चलाने के लिए और देश कल्याण के लिए संविधान में परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? तो समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है, चेंजेज लाया जाता है, उसे ही हम संविधान संशोधन कहते हैं। प्रश्न है अगला, पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्म निरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है? तो धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्म को समान दर्जा देना। जैसे कि हम भारत में देखेंगे कि बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सरकार का क्या काम है कि सभी धर्म को सम्मान करेगी। ये नहीं कि हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं या मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सभी धर्म को समान दृष्टि से देखेगी। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देती, यानी कि विशेष अधिकार नहीं, सबको समान अधिकार मिलेगा और सभी को किसी भी धर्म का मानने का यहाँ पर अधिकार है। उनको किसी भी धर्म को मानने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जाएगा, वो अपनी फ्रीडम, स्वतंत्रता से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि भारत एक, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जन समूह को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि सबको समान अधिकार प्राप्त है। यह नहीं कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि हिंदू धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए या मुस्लिम धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, सभी को समान दर्जा। पहला पॉइंट इसमें देखेंगे कि सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है, यानी कि किसी भी धर्म को अपनाने की उनको स्वतंत्रता है और सम्मान देने का भी स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को बदलकर दूसरे धर्म में जा सकता है, उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो अपनी इच्छा से धर्म को चेंज कर सकता है।
तीसरा, किसी भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है। यानी कि किसी भी धर्म के लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से पूजा स्थल बना सकते हैं और उसे किसी भी तरह उपासना करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इससे दूसरों को बाध्य नहीं होना चाहिए। वो अपना धर्म का उपासना कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें उत्तर में हो जाएगा कि सरकारी नौकरियां योग्यता के अनुसार दी जाती है, उसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर व्यक्ति में टैलेंट है, योग्यता है, तभी उसको नौकरी मिलती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि परीक्षाएं ली जाती हैं, इंटरव्यू ली जाती है, उसके बाद उनको नौकरी दी जाती है। अगर पिछड़े वर्ग हैं तो उनको आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वो समाज में ऊपर उठें। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को ध्यान ना दिया जाए तो वैसी स्थिति में क्या होगी कि वो और पीछे रह जाएंगे, इसलिए सरकार उनको ऊपर उठाना चाहती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से 4 मुख्य आदर्श दिए गए हैं? संविधान में शुरू होने से पहले प्रस्तावना होता है। इससे पता चलता है कि संविधान के निर्माता क्या चाहते हैं या उनके द्वारा बनाए गए इस संविधान का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे 4 आदर्श पूछा गया है। इसके 4 आदर्श हैं, भारत को एक सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, ये प्रस्तावना है। दूसरा है यहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना। तीसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। और चौथा, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करना। अगला प्रश्न देखेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। इसी संदर्भ में दूसरा प्रश्न देखेंगे, सेम ही है क्वेश्चन। संविधान के द्वारा ही किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार का निर्माण होता है। कोई 3 बिंदु देकर स्पष्ट कीजिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि आवश्यकता इसलिए है, सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण क्या होता है कि भेदभाव, मतभेद यानी कि मनमुटाव नहीं होता। जैसे कि सरकार के अंग देख सकते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यदि मतभेद होते भी हैं तो उसे संविधान के अनुसार सुलझा लिया जाता है। जो नियम कानून है उसके अनुसार जब काम किया जाता है तो इनके बीच मतभेद होना दूर है, नहीं होता। जब सब अपने नियम के अनुसार काम करेगी तो ऐसा में है कि किसी के बीच मतभेद नहीं होगा। सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। अगर वो शक्ति का दुरुपयोग करेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कि संविधान के अनुसार बहुत सारे नियम कानून हैं। अगर कोई किसी का शोषण करता है या अपने अच्छे तरीके से पद का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसे में क्या है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगला नंबर है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा संविधान के द्वारा ही होता है। अगर नागरिक व्यक्ति का किसी तरह से शोषण हो रहा है, वो समझ रहा है कि मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो न्यायालय में जाकर मौलिक अधिकार की मांग कर सकता है। इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करें। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवित आलेख है, कैसे? सेम प्रश्न है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। दस्तावेज यानी कि नियम और कानून का संग्रह है, क्योंकि इसमें समय की गति को देखते हुए इसके कुछ भागों को बदलने की प्रक्रिया है। यानी कि परिस्थिति के अनुसार किसी भी चीज को बदलना आवश्यक हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकता और मांगे भी बदल जाती है, इसलिए संविधान में भी परिवर्तन करना जरूरी होता है ताकि उनका हित हो। हम जब चाहे अपने संविधान को बदल सकते हैं और संशोधन कर सकते हैं। इस कारण इसे जीवंत दस्तावेज कहा गया है। यानी कि जीवंत यानी कि चलने वाली प्रक्रिया।
तो इसमें चेंज किया जा सकता है, जिसे हम संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। प्रश्न है, हम जब चाहे अपने संविधान को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संविधान संशोधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, उन 3 प्रक्रियाओं का वर्णन करें जिससे संविधान में संशोधन होता है। क्या 3 प्रक्रिया है? संशोधन की प्रक्रिया 3 है। तो हम देखेंगे कि संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात संविधान में संशोधन किया जाता है। दूसरा, मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो। जो मतदान हो रहा है उसमें 2/3 सदस्य का बहुमत प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति का सिग्नेचर से संशोधन, हस्ताक्षर से संशोधन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत के अलावा कुल राज्य की 50% विधायिका का बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय संविधान में शासन चलाने के लिए 2 प्रकार की सरकार की व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार, जो मिलकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर भारत के संघ का निर्माण करती है। इस प्रकार की व्यवस्था को ही संघीय सरकार कहते हैं। संघ यानी मिला हुआ, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि भारतीय संविधान की वह सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकार के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, वह नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा क्या है? तो जब संविधान को पूर्ण रूप से तैयार किया गया, उसके पहले बहुत सारी सभाएं और सम्मेलन हुए। उसके बाद अच्छे तरीके से संविधान को लिखा गया ताकि सभी का कल्याण हो और राष्ट्र का भी कल्याण हो। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था तो उस स्थिति में भारत की जो परिस्थितियां थी बुरी तरह से चरमरा गई थी। तो ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति को सुधार के लिए एक अच्छे संविधान का निर्माण किया जाना जरूरी हो गया था। तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, संविधान सभा कहलाती है। उस सभा में जो संविधान निर्माण में भाग लेने वाले थे वही लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से आप क्या समझते हैं? संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्य की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं। इसे ही संविधान के प्रस्तावना और उद्देश्य कहा जाता है। इस उद्देशिका में ही संपूर्ण संविधान का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है, जिसके अर्थ से हम पूरे संविधान को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद प्रश्न है कि संविधान निर्माण में कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि संविधान सभा को मिनी भारत, लघु भारत क्यों कहा जाता है? मिनी भारत यानी लघु भारत, छोटा। तो संविधान सभा में भारत के सभी धर्म तथा सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। यही कारण है कि संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।